अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। आज की अच्छी बात यह है, हम बात करने भी वाले हैं इस टॉपिक के हवाले से जहेज़ पे। आज हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा और इसी हवाले से गेस्ट भी होंगे, लेकिन कुछ बात मैं करना चाहती हूँ कि जहेज़ एक लानत है, ये हम सब जानते हैं, सारी फैमिलीज जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद जहेज़ को दिए बगैर बेटी को रुखसत नहीं किया जाता। और जिन फैमिलीज़ में कहा जाए कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, तब भी वालिदैन के जहनों में ये होता है कि बेटी को कुछ दिए बगैर भेजेंगे तो उसको कई बातें सुननी पड़ेंगी। तो ये जो एक टैबू है, इस किस्म का टैबू क्यों और कब से जहेज़ की जो बात है वो चल रही है, और इस तरह के मामलात। और सिर्फ बेटी की बात नहीं है, आपने बेटी को तो ज़रूरियात की चीज़ें दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उसके ससुराल वालों को भी आपको तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं, और बेटी से ज़्यादा उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जहेज़ जो है वो खाली जहेज़ नहीं रह गया, बल्कि आप कह लें ख़रीदो फरोख्त का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इसी बात से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात कर लेंगे मौसम की। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो काफ़ी धुंध थी, और कल भी धुंध थी, आज भी धुंध है। मुझे लग रहा है सर्दी जाते जाते जो है वो दोबारा से वापस आ रही है। आज का मौसम देख लेते हैं। सुबह 9 बजे मौसम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। विंड स्पीड 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ह्यूमिडिटी लेवल 78% था। देख लेते हैं 12 बजे आज दोपहर को मौसम कैसा रहेगा। 12 बजे सनी होगा और 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और विंड स्पीड 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी, और ह्यूमिडिटी लेवल 52% यानी कि 52% हो जाएगा। 3 बजे मजीद गर्मी हो जाएगी। 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। विंड स्पीड चलेगी 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और ह्यूमिडिटी लेवल 52% हो जाएगा। शाम की बात कर लें, शाम को जैसे जैसे सूरज गरूब होता है और हवा चलना शुरू हो जाती है, दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। विंड स्पीड 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी, और ह्यूमिडिटी लेवल शाम को 6 बजे 66% हो जाएगा। 9 बजे 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और क्लियर रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, पता नहीं बारिश अब होनी भी है या नहीं होनी है। विंड स्पीड 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी, और ह्यूमिडिटी लेवल होगा 88%। ये तो था आज के सारे दिन का मौसम कैसा रहेगा। जान लेते हैं टॉप स्टोरीज। शजरकारी पर ज़रबकारी, गुलबर्ग की नर्सियों का सफाया। लाहौर में 596 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी निकली। 246 ग्रीन लैंड पर बनाई गई। कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी तनाज़े का मलबा अवाम पर आ गिरा। बिल तकसीम ना हुए, गैस कनेक्शन कटना शुरू। महंगाई की यलगार, मोबाइल फोन एसेसरीज की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। सारिफीन परेशान। 200 वाली बैटरी 350 रुपए में। ये तो थी जनाब आज की टॉप स्टोरीज, और इन टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा दिन का आगाज कैसा गुजरा, एक भयानक खबर के साथ जो रात से ही चल रही है? जी देखें, बिल्कुल आप, ये तो बिलियन ट्रीज वाली हुकूमत है। हम तो इस पर कोई तनकीद करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल करें, और इन्हीं के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। देखिए नहीं, मैं दुर्रे नायाब आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक तरफ दरख्त उगाने हैं और बिलियन ट्री की बात की जाती है, और पता नहीं कितने अरबों, इन्होंने खरबों बल्कि दरख्त उगाने हैं, और दूसरी जानिब जितनी भी ये नर्सरीज हैं उनका सफाया किया जा रहा है। आप लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, 2-3 दिन से तो हम मुसलसल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है कि हमारे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है, गर्दो गुबार इतनी ज़्यादा है। लाहौर का माहौल जो है अपर एरा का बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और उस पर हम मुतअद्दिद स्टोरीज़ भी कर रहे हैं। हुकूमती अफसरान और हुकूमती ज़िम्मेदारान का मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। कल कमिश्नर लाहौर ने भी बड़ी तफसीली बात की, और उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ में यही कहा कि हम पौधे उगा रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं, हम जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपना रहे हैं जो जापान में होती हैं, जो दीगर ममालिक में यूज़ करते हैं, कम
वक्त में बड़े जदीद पौधे ग्रोथ कर टेक्नोलॉजीज जाते हैं। को अपना रहे हैं ये सारी नर्सरीज को लेकिन उखाड़ने के ऐसा लिए। लग रहा है कि ऊपर वाला जो अफसर है वो नीचे वाले अफसर के साथ अलाइन नहीं है। हुकूमत जो है वो अफसरान के साथ कहीं पे कुछ और डील कर रही है, जो उनके सामने पॉलिसीज आ रही हैं उसका रिजल्ट कुछ और निकल रहा है, जो आप कह रहे हैं वो हो उसके बिल्कुल बरक्स उलट रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं कि आप एक पेज पे नहीं हैं। क्योंकि पहला सवाल ही मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, देखिए नर्सरीज को क्यों हटाया जा रहा है, और ये कई सालों से वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप अपनी स्टोरी की ही तीसरी लाइन में देखें तो इसके अंदर सारी कहानी है कि एक बहुत बड़े डेवलपर, जो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े डेवलपर हैं, उनका नाम भी मेरा ख्याल है ना लिया जाए तो वो पहचाने जाते हैं, उनको ये वॉल्टन एयरपोर्ट की ज़मीन दी गई है कि वॉल्टन एयरपोर्ट की जो स्ट्रिप है उसको ख़त्म करके यहाँ से जितने भी जो स्कूल है, एयर स्कूल आपके सिखाते हैं, कमर्शियल पायलट की तरफ, लाइसेंसिंग की तरफ लेके जाते हैं, उनको शिफ्ट कर दें, और उनको शिफ्ट कर दें सियालकोट के पास कहीं पे जगह लेके। और ये जो लैंड है इस सारी स्ट्रिप को कमर्शियल करके यहाँ पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, स्काई स्केपर्स टाइप की बिल्डिंग्स बने और कमर्शियल इसको यूज़ करें, और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो इसको डेवलप करें और बेच के अपने पैसे भी लें और हुकूमत को भी ये प्रोजेक्ट करके दे दे। ये प्रोजेक्ट कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है, इस पर पहले भी हुकूमतें सोचा करती थी, लेकिन यही इखलाकी वजूहात थी जिसकी वजह से ये मंसूबे जो हैं वो डिले होते गए। मुझे अच्छी तरह याद है शिवाशी साहब की गवर्नमेंट में भी ये प्रोजेक्ट सोचा गया, लेकिन उसके आगे यही इखलाकी जवाब थे। लोग बैठे थे वहाँ पे लीज करके, बहुत सारी नर्सरियाँ साल साल से कायम है, बच्चों की तरह वहाँ पे, आपको पता पौधों से प्यार करने वाले लोग हैं। फिर जो बैठे हैं वहाँ पे कमर्शियल पायलट की लाइसेंसिंग के लिए जितने स्कूल्स खुले हुए हैं वो बैठे हैं। फिर आपके अंदर वॉल्टन एयरपोर्ट की अपनी एक हैसियत है इस शहर के अंदर, तो इस चीज़ को हमेशा सोचा गया कि इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये गवर्नमेंट तो बस जो सोचती है, सोचने से पहले जो है ना करके ये नहीं सोचती कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। और अब देखिए ना, जितने भी नर्सरीज वाले हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, रातों रात ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। बहुत सी नर्सरीज वालों ने भी कहा है कि उनको मुतबादिल जगह भी नहीं फराहम की गई। हालांकि जब भी आपने किसी जगह पे ये मिसमार करनी होती हैं चीज़ों को तो आप देते हैं, सिर्फ मुतबादिल जगह नहीं देते, आप उनको डिसबर्स जो अलाउंस है वो भी देते हैं कि वो एक जगह से अपना कारोबार ख़त्म करके दूसरी जगह से जा रहे हैं। फिर आप जो उनके कारोबार के दौरान उनकी जो नुकसानात होते हैं मौशी तौर पे, आप वो भी पे करते हैं। तो 3 किस्म के पैसे जो हैं उनको दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि चले ये तो बात की बात थी, अभी लीज तो अब जून में ख़त्म हो लेने दें और फरवरी आ गया है, तो 4 महीनों से क्या क़यामत आ जा रही थी। थोड़ा सा टाइम मिल जाता और इनको आप रीलोकेट करने का वक्त दे देते। लीज के साथ आप कह देते कि जी अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलीज नहीं होगा, इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी और इसमें तोसी नहीं दी जा रही। लेकिन ये तो अखलाकियात की बात है जो इस गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है कि हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ अफसरान और कुछ इस गवर्नमेंट के अंदर जितने सियासी लोग हैं अखलाकियात से बालातर हैं, वो ये चीज़ें नहीं सोचते। बस वो कहते हैं जी कि बादशाहत है, कर दें, कर गुजरें। देखें, एक तरफ कहते हैं कि आवाम का ख्याल हमसे बेहतर कोई नहीं रख सकता, और दूसरी जानिब वो आवाम का हाल क्या कर रहे हैं ये हम सबके सामने है। आवाम का ख्याल इस हद तक वो देखें, वो कहते हैं कि वो आवाम में जा नहीं सकते। कौन सा एक्टिविटी यहाँ पे पॉलिटिकल बंदा जो है, या जहाँ पे चल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की तो बहुत दूर की बात है। आप बताएं कोई MNA MPA क्या वो आवाम में बैठ के खुली कचहरियाँ लगाते नजर आते हैं? मेरे ख्याल से वो डरते हैं दुर्रे नायाब, क्योंकि उनको पता है कि हमने काम तो कुछ नहीं किया, बल्कि आवाम का नुकसान पे नुकसान ही करी जा रहे हैं। तो अगर हम आवाम के दरमियान चले गए तो वो तो हमें आड़े हाथों लेंगे, बिल्कुल फेस नहीं कर सकते। फिर लोग जो हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और इस चीज़ों से भी हट के अगर बात की जाए तो मौशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपकी महंगाई पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जो वादे आपने किए नौकरियों के, मुलाजमतों के, आपने जो सुहाने ख्वाब दिखाए, वो सारे अब लोग पूछते हैं। आपने ही शऊर दिया ना, तो अनफॉर्चुनेट वो शऊर देने का नुकसान ये हो गया कि अब वो इनके आगे हर्डल है। अब वो पूछते हैं कि जी बताएं, अब 3 साल होने के करीब हो गए हैं, आप क्या हमें दे रहे हैं, आगे 2 साल रह गए हैं, आपकी हुकूमत का टेन्योर जाने वाला है, नेक्स्ट फेज आना है, आपने फिर दोबारा इलेक्शन के लिए वोट मांगने हैं, किस मुंह से मांगेंगे? ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और अभी जो हालात ये कर रहे हैं आपके डेवलपमेंट के नाम पे, आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के नाम पे, मुख्तलिफ डेवलपर्स के साथ मिल के, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आवाम को ख्वार करना, आवाम को जलील करना, सिर्फ ख्वार करना ही नहीं दुर्रे नया, बल्कि ये आवाम के लिए होगा भी नहीं। ये तो पैसे बटोरने का, पैसे कमाने का एक और नया तरीका है। वहाँ पे लैंड का रेट क्या है गुलबर्ग में? आप देखें वॉल्टन के सराउंडिंग में गुलबर्ग आपका हार्ट ऑफ द सिटी है, और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट कहा ही इसलिए जाता है
कि वो गुलबर्ग का मेन पॉइंट है और लाहौर शहर के अंदर है, वहाँ पे टॉप रेट है। और टॉप रेट पे जब कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपर ने अपने पैसे लेने हैं, डेवलपर ने अपने भी जो फंड्स लगाए हैं वो भी पैसे लेने। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और बात कर रहे थे हम शजरकारी पर ज़रबकारी की, और फारान यामीन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फारान, बताइए इस वक्त आप कौन सी नर्सरी के बाहर मौजूद हैं और वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, गुलबर्ग का ये इलाका है जहाँ पर 7 नर्सरियाँ थी जो शहर को न सिर्फ खूबसूरत पौधे फराहम करते थे, बल्कि ये नर्सरियाँ जो कंक्रीट का जंगल है उसके दरमियान में एक हवा का ताज़ा झोंका था, क्योंकि यहाँ पर पौधे थे। और आपको पता है कि पौधे जो ऑक्सीजन फराहम करते हैं, जो आलूदगी है उससे जो शहरी उसे बताते हैं, ताज़ा हवा के साथ साथ जो खूबसूरती है शहर को उसको भी चार चांद लगाते थे। तो तकरीबन 40 साल कबल गुलबर्ग के अंदर तकरीबन 26 एकड़ रकबा जो इंतजामिया बताती है वो बनता था। यहाँ पर नर्सरियाँ मियां साख ने 7 कायम की थी। और अब क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की ख्वाहिशमंद है, जो तमाम चीज़ें को कमर्शलाइज करते हैं, उनकी कुछ लोगों की नज़र इस रकबे के ऊपर पड़ी, क्योंकि मेन बुलीवार्ड है बिल्कुल साथ ही मेरे अकब में कलमा चौक भी है। इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस रकबे की। तो वो चाहते थे यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी या प्लाजा बनाया जाए वाल्टन एयरपोर्ट के साथ ही तकरीबन रकबा लगता है। तो इसके ऊपर अब ऑपरेशन किया जा रहा है। जो इस नर्सरी के ऑनर्स हैं उनका कहना है कि वो कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, बुनियादी तौर पर उन्होंने ये लीज पर रकबा लिया था और उसके ऊपर वो उन्होंने यहाँ पर पौधे मुख्तलिफ किस्म के लगाए। मदर प्लांट होते हैं जिससे उनके बच्चे लिए जाते हैं, और मुख्तलिफ जगहों को जो मुख्तलिफ शहरी है जिन्हें जो खूबसूरत प्लांटेशन उन्होंने अपने लॉन्स या दीगर जगहों पर करनी थी वो यहाँ से वो लेकर जाते थे। तो तकरीबन 42 साल कबर ये नर्सरियाँ कायम की गई थी जो कि ताल कायम है, लेकिन अब हुकूमत इस नर्सरियों को ख़त्म करके यहाँ पर जो मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से या तामीरात करवाना चाहती है। तो अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि सरसब्ज जो शादाब माहौल के लिए जो प्लांटेशन है वो इंतहाई ज़रूरी है, दूसरी जानिब ये जो नर्सरियाँ हैं जहाँ पर ऑलरेडी प्लांटेशन हुई है और लोगों को भी प्लांट फराहम करते हैं उसे ख़त्म किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया का कि वो भारी मशीनी के साथ यहाँ पर पहुँचे और जो ऑपरेशन था उसको मज़ीद कंटिन्यू किया जाए। जी ठीक है फारान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। तफसीलन आगाह कर रहे थे दुरे नायाब, जैसे कि फारान बता रहे थे कि एक तरफ हुकूमत, हम भी बात कर रहे थे, एक तरफ हुकूमती दावे ये थे कि जी हमने प्लांट्स को उगाना है और जो जंगलात हैं उनको उगाने की बात कर रहे हैं। अगर लाहौर शहर की बात की जाए, लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लग गया है। फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह यही है कि जितने भी ग्रीन रकबे थे उस पर इस तरह के ही डेवलपर्स ने आके कब्जा कर लिया, और नर्सरीज़ वालों का यही मुतालबा है कि भाई वो कब्जा ग्रुप नहीं है। एक तरफ आपने पूरे शहर को तकरीबन कब्जा ग्रुप के हवाले कर दिया हुआ है, हर जगह पे कब्जा ग्रुप का कब्जा है, लेकिन दूसरी जानिब जिन लोगों ने लीज पर ये जगह ली होती है उनके साथ आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, लाहौर में अब 2 तरह के ट्रेंड चल पड़े हैं। एक तो हुकूमत ये कह रही है कि जी कब्जा ग्रुपों से खाली कराना है, लाहौर में ग्रीनरी बढ़ानी है। अगर आप गूगल इमेज से देखें टॉप ऊपर से तो लाहौर का ग्रीन कवर नहीं रह गया। बिल्कुल आपको नजर आएगा कंक्रीट का एक बहुत ही लाहौर जो है ना वो ग्रे हो गया। तो आप ऊपर से जब देखते हैं तो लाहौर के ये हालात हैं। जब ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं तो आप 1 इंच कमर्शियल जो जिसमें पोटेंशियल है, जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको तो चाहिए कि लाहौर शहर में जहाँ पे कमर्शलाइजेशन बहुत हो चुकी है वहाँ पे ग्रीन एरियाज को डिस्कवर करें, मुख्तस करें। वहाँ पे नए जो हैं वो आप एरियाज दें, कुछ कॉर्नर्स दें, कुछ ग्रीन बेल्ट्स दें, कुछ श्रब्स बढ़ाएं, बहुत सारे ऑप्शंस की जा सकती हैं। लाहौर में वाहिद एक गुलबर्ग ऐसा इलाका है जिसके अंदर 100% जो है वो कमर्शलाइजेशन जो है वो हो चुकी है, और कमर्शलाइजेशन होने से उसके अंदर जितने भी मसाइल पैदा हो चुके हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त टॉप पर है। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि लाहौर में हमने बिलियन ट्री का फैसला किया कि देखें हम क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है, लेकिन अभी जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप जितने भी बातें कर रहे हैं, जितनी भी आप अपनी बातें दिखा रहे हैं, अभी मैं कल भी ये खबर आपको बता रहा था और हमने भी डिस्कस की, मैंने भी दी, कज़ाफ़ी साहब ने भी दी कि लाहौर शहर में जो मिवाकी गार्डन्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और उनकी तादाद में इजाफा करते करते आप 51 की तादाद उन पे करके लेके जा रहे हैं कि लाहौर में मसनूई जंगल जो है वो आप बनाएं। आप मेवाकी टेक्नोलॉजी जो कि जैपनीज टेक्नोलॉजी है, जिसमें मखसूस कद के पौधों को आप बहुत ही स्पीड के साथ उनको परवान चढ़ाते हैं और वो घने दरख्त जो हैं वो महीनों में बन जाते हैं बजाय के सालों में।
तो आपने लिबर्टी में भी मेवाकी जंगल बनाया, जौहर टाउन में भी, इसी तरह गुलबर्ग में भी आप उसकी तरफ जा रहे थे, बजाय कि आप उस तरफ आते, आप किस तरफ चल पड़े हैं? मैं फिर यही कहूँगा कि लाहौर में, बल्कि मुल्क में फिर कुछ लोगों की इजारादारी है कि उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उन डेवलपर्स को परवान चढ़ाने के लिए, उनके मंशा के मुताबिक, उनके कंसेंट के साथ मिलके जो आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट खड़ा करना चाह रहे हैं, क्या उसमें एक लेमैन को क्या मिलेगा? आपसे ये बताएं। जिसके पास सरमायाकारी है, जिसके पास दुकान, प्लाजे और इस तरह के कारोबार खरीदने की गुंजाइश है, वो एक मखसूस तबका है, उसी को फ़ायदा पहुंचेगा। मेरा ख्याल है कि एक कम आमदन वाला जो दुकानदार है वो तो शायद दुकान भी ना वहाँ खरीद सके, उसकी तो इतनी आमदन भी नहीं है कि वहाँ पे वो लाखों या करोड़ों रुपए के हिसाब से जायदादें खरीद सके। तो हमें अवामी और फ्रेंडली मनसूबों की तरफ जाना चाहिए, और ये इसी गवर्नमेंट का मंशूर था। इन्होंने हमेशा तनकीद की माजी की हुकूमतों में कि उन्होंने अवाम के फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए। आपको याद होगा मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन में जितने भी कारोबार डिसलोकेट हुए, उस पर एक तमाशा बरपा हुआ कि जी ये कैसे हो गया, लोगों की दुकानें चली गई, लोगों के कारोबार मुतासिर हो गए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उस दौर में जब वो गवर्नमेंट की ज़मीन एक्वायर की जाती थी तो बहुत हट के खिलाफ ज़ाब्ता भी मैं कह सकता हूँ, आप मार्केट का रेट देते थे लोगों को, बजाय कि डीसी रेट जो मौके का रेट है, बड़ा पुराना है, आपको पता हमारा निज़ाम रेवेन्यू का बहुत पुराना है, मुतबादिल जगह दी जाती थी, फिर उनको वहां से रीलोकेट करने का अलाउंस दिया जाता था कि यार उनका कारोबार मुतासर हो रहा है, उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, तो उनको वो शिफ्टिंग चार्जेस, डैमेजेस चार्जेस होता है, यही प्लानिंग होती है। डैमेजेस चार्जेस दिए जाते थे। पिछले प्रोग्राम में भी हम दोनों ही बात कर रहे थे कि प्लानिंग का फुकदान है इस गवर्नमेंट में। आप एक चीज़ सोच लेते हैं, वो शायद कर भी लेते हैं, लेकिन उसके वही आपकी वाली बात के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, आपके जहन में ये नहीं होता। दूसरा प्लानिंग कोई नहीं होती है। मैं ये बात पहले भी कर रहा था कि कानून जो है वो आपको आसानी देने के लिए होता है, उसमें कुछ इखलाकियात भी मौजूद होती हैं, उसका तकाजा जो है वो इंसान को ही करना होता है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा होता कि आप जो है वो इखलाकियात का जो है इस तरह से कहीं जनाजा निकालें। आपका अगर लैंड एक्विजिशन का भी कानून है, इसका मतलब ये नहीं है कि रातों रात किसी के घर के अंदर से दो रास्ता बना के आप उसकी सड़क निकाल दें और आप लैंड एक्विजिशन एक्ट कानून की जो है वो कहेंगे कि हमें तो कानून इजाज़त देता है। कुछ उस पर इखलाकी जवाब होते हैं। अब इसी चीज़ को उठा के देख लें कि ठीक है आपने वाल्टन एयरपोर्ट को हटाना है, ख़त्म करना है, कमर्शियल बनाना है, लेकिन कोई मुतबादिल प्लान होता है, कोई आप सरकार बताती है कि जी हम इतनी आबादी को, इतनी दुकानों को, इतनी नर्सरियों को हम रीलोकेट करेंगे और हम से लाहौर में बहुत सारे नाले हैं, हम किसी और ड्रेन के गिर्द, किसी नाले के गिर्द हरियाली पैदा करने के लिए, माहौल को बेहतर करने के लिए वहाँ पे हम सारी प्लांटेशन को शिफ्ट कर देंगे और इसके लिए हम 6 महीने या 1 साल का वक्त देते हैं। भाई समझ आती है कोई प्लानिंग है। आपने लीज एग्रीमेंट को भी नहीं देखा, आपने ये भी नहीं देखा कि जून तक तो कानून उसको इजाजत दे रहा है बैठने की। आपने कहा जी बस ऑपरेशन कर दें, मशीनरी लॉन्च करें। अच्छा, और शाह से बड़े शाह के वफादार हमारे ज्वाइन कर लिया है असिस्टेंट कमिश्नर है ज़ीशान रांझा साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़ीशान रांझा साहब, आपके वक्त का। शजरकारी पर ज़रबकारी की गई है और गुलबर्ग की नर्सरियों का सफाया रातों रात किया गया है, जरा बताएगा इसकी डिटेल्स आपके पास क्या है? बहुत शुक्रिया। ये रात को एक ऑपरेशन रात ऑपरेशन का आगाज किया गया था जिसमें 22 एकड़ एक कीमती एसेट है गवर्नमेंट का जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की मलकियत है और 97 से जिनके कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे और उसके बाद उसकी फर्दर एक्सटेंशन नहीं हुई थी। वो रात को एक्सपायर हो गए थे ज़ीशान रांझा साहब, 4 महीने का भी वक्त रहता नहीं था। 97 से उनके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिसकी बेस पे उनको यहाँ पे रहने की इजाजत दी जाती, जिसके बाद ये उनको नोटिस दिए गए और रात को इस जगह को रिट्रीव करवाया गया। अच्छा, नया मैं अगर आपको ये सवाल करना चाहिए राजा साहब, ये तो बड़ा तय बात है और उसके क्लेम भी किया जा रहा है साख नर्सरी वालों की जानिब से, खास तौर पे उनके मालिक का, कि हमारे पास तो जून तक की लीज एग्रीमेंट की एक्सटेंशन है। जून के वक्त अगर हमें खाली कराया जाता तो हम शायद चले जाते, लेकिन इस तरह रीलोकेट नहीं किया जाना चाहिए था। नहीं, ये 97 से डॉक्यूमेंट रात को बड़े रात गए, उनके साथ बैठक हुई जिसमें उनको तमाम मौका दिया गया कि वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहते हैं वो लेके आए और उसमें उनके पास 97 के बाद ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जिसपे सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उनको इजाजत दी हो कि वो इस पे फर्दर अपने पोजेशन में रख के अपने नर्सरी का बिजनेस करते थे। उनको तमाम सहूलियात दी गई। रात को तमाम हमारा MCL का स्टाफ, PHA का स्टाफ, तमाम ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और उनको जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए थी, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था, हमने उनको दिया है और मैक्सिमम उनको सपोर्ट दी है और टेम्परेरी उनको जगह भी प्रोवाइड की गई है जहाँ पे उनको फर्दर अगर उनका। अच्छा, ज़ीशान रांझा साहब, आप कह रहे हैं कि जगह प्रोवाइड की गई है, जरा बताएगा जगह जो प्रोवाइड की गई है वो जगह कौन सी है?
कहाँ पे फिरोजपुर रोड पे जी, फिरोजपुर रोड पे हमीद लतीफ हॉस्पिटल से पहले पीएचए की जगह डीजीपीएचए की तरफ से उनको टेम्परेरी दी गई है। जब तक वो अपना कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं कर लेते उस वक्त वो यहाँ पे अपना बिजनेस, और क्योंकि पौधे एक जानदार चीज है तो वहाँ पे उनको पानी का कनेक्शन भी है और वहाँ पे रख के उनकी निगहदाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे उनका कोई परमानेंट अरेंजमेंट हो जाएगा वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे और ज़ीशान रांझा साहब ने कहा कि मुतबादिल जगह दी गई है, लेकिन नर्सरीज के मालिकान की जानिब से जा रहा है कि रातों रात ऑपरेशन किया गया है और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हमें पहले से सरकार नहीं है, दी गई। उनकी भी कुछ मजबूरी है, वो खुल के बात तो नहीं बता सकते। और जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि जी 97 के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो अगर 97 के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं था तो 23 साल से कैसे बैठे हाँ, थे? exactly. सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रेज होता है। चले हम आर्गो तो नहीं करना चाहते थे, वो जारी बात है सरकारी ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो सरकार की जो खामियां कोताहियां खुल के नहीं बयान कर सकते। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बात करें तो 23 साल से आप नर्सरी बैठी है विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी लीगल, इस पे तो और बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। आप एक साल कहीं पे गैर कानूनी तौर पे नहीं बैठ सकते। लाहौर शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है और गैर कानूनी तौर पर देखें, अब जो ब्रेक के बाद हमने डिस्कस करने हैं ना, वो गैर कानूनी जो जायदादें हैं, आप उसके कह ले सोसाइटीज हैं, मैं बिल्कुल उस तरफ भी आऊंगा। लेकिन ये देखें कि ये तो बिल्कुल उनकी अपनी ही बात का डिनाइल है कि एक तरफ वो कहते हैं जी कि हमने उनको मुतबादिल जगह दी जो कि टेम्परेरी जगह है, हाँ। और पीएचए का एक प्लॉट था उस पर आपने बिठा दिया। भाई सरकार, आप पहले ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सिविल एविएशन अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की मातहत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो शाह से बड़ी शाह की वफादार बनी हुई है, और रातों रात ऑपरेशन करके उन्होंने नहीं पूछा कि बताएं हम एक लोकेट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गुलबर्ग में इसके अलावा कोई करीब तक नर्सरी ऐसी होगी जहां से लोग पौधे ले सकें। ये बड़ी प्राइम लोकेशन है। और इससे पहले आपको याद है कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के सामने जहाँ पे एक फूड चेन है उसके सामने भी नर्सरी को डिसलोकेट किया गया और आज तक वहाँ पे भी कोई मुतबादिल नहीं दिया जा सका। तो खास तौर पे हमें तो ऐसे इलाकों में नर्सरी को फरोग देना चाहिए, पौधों को। हम तो ये सुनते आते थे कि जी मुफ्त पौधे फराहम किए जाएंगे, आप कॉल करेंगे तो पौधे आपके घर पहुंच जाएंगे, लगाने वाले भी जो हैं वो भी आपके घर माली जो हैं वो प्लांट करके आएंगे, आपके नाम से मंसूब करके आएंगे ताकि आप केयर करें, हर साल बाद उसको चेक किया जाएगा। यहाँ तो ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो ये बीच में एक नया रास्ता निकल आया है और मेरे ख्याल से इसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। और जो मुतबादिल जगह कहा तो जा रहा है लेकिन वो भी परमानेंट नहीं है। अब देखें इनका हल कौन निकालेगा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है लाहौर में 596 हाउसिंग सोसाइटीज गैर कानूनी निकली हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जो बात हम कर रहे थे शजरकारी की, तो वो तो लीज पे ली गई थी, उनका ये हाल किया गया है। अब जो बात करें लाहौर में 596 हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जो गैर कानूनी निकली हैं। 20 साल से वो सोसाइटीज मौजूद हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया है और ग्रीन लैंड पे वो बनाई गई थी। ये क्या है? अच्छा, इसका मलबा पुरानी गवर्नमेंट पे डालना है कि नई पे डालना है, ये भी थोड़ा सा गाइड 20 साल पुरानी, अब पता नहीं किस अगर आप 20 साल पुरानी बात करें तो फिर आपको पता है 20 साल पहले क्या था। जब भी बात करते हैं वो कहते हैं देखें जी पुरानी गवर्नमेंट ने ये किया था और पुरानी इतने साल का गंद हम तो साफ कर रहे हैं। लेकिन अब साफ करने के लिए 3 साल आपको हो चुके हैं, 2 साल आपके रह गए हैं, अगले 5 साल अल्लाह जानता है कि कौन किसको नसीब में आएगा इस मुल्क का जो हुक्मरानी है। आप लाहौर शहर में लुटने वालों की तादाद निकालें जो इन 596 सोसाइटियों में लुट चुके हैं, जिनकी जमा पूंजियाँ जिंदगी भर की जमा पूंजियाँ उनकी इस टाइम कागजों में मौजूद है और प्लॉट का दूर दूर तक पता कोई नहीं। ऐसी अब सोसाइटियों में 3-4 कैटेगरीज हैं। एक तो वो सोसाइटियाँ जो खेतों में, ग्रीन एरियाज में, ज़रई अराजी पे बना दी गई। दूसरी वो सोसाइटियाँ जिसका कोई अप्रूवल नहीं था, जिसके बाद थोड़ा सा रकबा हुआ जमा, चाहे वो 50 कनाल हुआ, 20 कनाल हुआ, उसने वहाँ पे प्लॉटिंग की बगैर किसी अप्रूवल के और उससे बेच। ये सवाल है कि फिर भी आप एक घर भी बनाते हैं ना तो इतने मरहलों से गुजरना पड़ता है, आपको अप्रूवल की जरूरत होती है। यहाँ पे सोसाइटीज की सोसाइटीज बन जाती हैं। मैं ना मिनिस्टर हाउसिंग से कुछ दिन पहले मिला महमूद रशीद साहब से, काश ये शॉर्ट आप सुना सकती, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया, उसमें पढ़ा है। वो कहते हैं कि दुनिया पे कैसे हो सकता है कि नीचे लोगों से मिले बगैर, अमला आपके पैसे लिए बगैर, यहाँ पे इदारों के लोग अपनी ख्वाहिशात और उसके मुताबिक ये ऐसी परवान चढ़ जाए। मैंने कहा जी इम्पॉसिबल। तो कहते हैं एलडी जैसे महकमे से तवक्को कर सकते हैं कि वो बगैर पैसे लिए कोई गलत काम करवा दे? वो तो बगैर पैसे लेके गलत काम ऐसे कराते हैं जैसे जायज काम हो। आप जायज काम के लिए इतना मुशक्कत नहीं उठाते और इतनी टेंशन लेते हैं, तो नाजायज काम तो ऐसे आता है और चंद जो पैसे आपने जो उनके साथ तय किया होता है उसका नाम है जी स्पीड मनी, उसका नाम है गिफ्ट,
उसका नाम है, आप कह लें तोहफा, उसका नाम है जी जेब गरम, उसका नाम है मिठाई, उसका नाम है खुशी के तहत कुछ भी दे दें। मतलब कि ऐसे 6-7 किस्म की आपको आगे से टर्मिनोलॉजी मिलती ताकि वो है। आगे जवाब अगर कोई उनसे पूछे तो कहे जी उन्होंने तो गिफ्ट दिया था। और दूसरी बात मजे की, जो सोसाइटी अप्रूव कर ही देते हैं अल्लाह अल्लाह करके, पहले तो अप्रूव नहीं होती, क्योंकि 25 से 30 ऐसे मुश्किल उन्होंने हर्डल्स रखी हुई हैं कि आएंगे, ये बैठेगा, वो बैठेगा, उस कमेटी में जाए, वहाँ जाए, उससे अप्रूव कराए, उसके साइन कराएं। 20-25 लोग जब साइन कर देते हैं तो फिर भी उनसे रियायती और कम निर्खों पे जो है ना वो फाइलें ले ली जाती हैं जी कि आप चलें, हम गरीब लोग हैं, एलडीए वाले, तो हमारी को मदद करें। तो अब ऐसे प्रेसिडेंट जो है मौजूद हैं, ऐसी इंक्वायरियाँ मौजूद हैं, सोसाइटीज़ के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। नुकसान क्या है कि जो एक बंदा बेचारा सोसाइटी को अप्रूव कराना चाहता है, वो कानून के दायरे में रह के लोगों को अच्छी सोसाइटीज़ देना चाहता है, वो भी कहता है कि ठीक है यार, जब 200 से 395 आज 596 खड़ी हैं सोसाइटीज़, तो फिर मैं क्यों अप्रूवल कराऊं, फिर मैं क्यों इतनी ख्वारी में परूं, मैं फीसें क्यों दूं, मैं इतने ज़्यादा एनओसी क्यों लूं, मैं इतने ज़्यादा लोगों के तरले क्यों करूं कि जी मेरी सोसाइटी पास कर दे। यहाँ पे तो डेवलपर्स को इतने ज़्यादा हर्डल्स हैं कि उनको तो काम करने के लिए आप सांस लेने की भी गुंजाइश नहीं देते। जो सोसाइटीज पास है, कभी आप पूछें किसी अच्छे सोसाइटी के डेवलपर से, ऑनर से बुला के पूछें कि भाई आपको एनओसी लेते हुए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं और आपको कितने साल लगे हैं, तो आपको वो बताएगा कि हमें एनओसी मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने कमेटियों से गुजरना पड़ा, कितनी जगहों पे हमें मिठाइयाँ देनी पड़ी। सोसाइटीज के अगेंस्ट कोई भी नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आपका जो शहर है वो डेवलप हो रहा होता है और लोगों को ये सहूलत मिल रही होती है कि उन्होंने जमा पूंजी की होती है, वो एक अच्छे इलाके में जाके अपनी मर्जी का घर बना रहे हैं। और सोसाइटीज़ मुझे पर्सनली भी इसलिए भी पसंद होती है कि सोसाइटी का माहौल ही डिफरेंट होता है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, सिक्योरिटी है, माहौल होता है, है, सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पता है कि एलडीए का बुनियादी काम क्या है? एलडीए का बुनियादी काम है लाहौर के रहने वालों को अच्छी और सस्ती छतों के लिए अराजी फराहम करना। दूसरा उनका ये काम है कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनका कंट्रोल करना, वहाँ पे गैर कानूनी चीज़ों की आबादकारी ना होने देना। लेकिन अल्लाह के फजल से एलडीए ने दोनों में ही नाकामी का सामना करना पड़ा और उलट किया उसका। उन्होंने ना ही कोई अच्छी सोसाइटी बनाई। आप एवेन्यू 1 का हाल देख लें, 20 साल से आप चले जाएं, अभी जाके एवेन्यू 1 आप परेशान हो जाएंगी। उसके इर्द गिर्द सोसाइटियाँ डेवलप हो गई, उससे 9-10 किलोमीटर आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे टाउन, बहुत अच्छी सोसाइटी डेवलप हो गई। लेकिन एवेन्यू 1 ना बना। आपके 7 साल हो गए एलडी सिटी को रोना रोते हुए। एलडी सिटी अभी तक मार्केट में जो है वो उस तरह से नहीं आई, फाइलों की हद तक महदूद है। तो जब सरकार ही अपने काम में फेल हो जाएगी तो फिर लोगों ने तो कहीं रहना है, आबादकारी होनी है पूरे पाकिस्तान से, बल्कि ओवरसीज लोगों ने आके अपने घर बनाने हैं, उनको तो जगह चाहिए। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं जो इलीगल सोसाइटी ग्रीन एरियाज में प्लॉट बेचते हैं, वो आपको लालच देते हैं, वो आपको कहते हैं जी क्या है, बड़ा सस्ता है, किस्तें हैं, ये है, वो है, हो गया। सोशल मीडिया पे परवान चढ़ गई और उनको पता है किसी ने पूछना नहीं है, तो लोग वहाँ पे अब देखिए ना, अब ये 596 लाहौर शहर के अंदर 596 सोसाइटीज़। अब देखें आप हर रोड पे, हर जगह पे आपको सोसाइटी नज़र आ रही होती है, सारी ही आप समझ लें सारी ही गैर कानूनी है। अब हुकूमत अगर नोटिस ले लेती है इन गैर कानूनी सोसाइटीज़ के अगेंस्ट, तो ये लोगों को मसला होगा जो जिनके घर वहाँ पे बने हुए हैं। नहीं, आप थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी बात को। अगर 596 हुकूमत नोटिस लेती है तो मुझे खदशा है कि ये 896 ना हो जाए, क्योंकि जो हुकूमत नोटिस लेती है वो उलट हो जाता है और काम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। दरिया की पट्टी पे एक सोसाइटी है थीम पार्क व्यू, हाँ जी, चूंग के पास। आप वहां जाके देखें, ना सोसाइटी का कोई नक्शा है, नक्शा तो बहुत दूर की बात, दरियाई ज़मीन है, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है। रातों रात वहाँ पे एक प्लान करके एक पुलिस के साबिक वहाँ पे अफसर साहब हैं, उन्होंने वो सोसाइटी काटी और खेतों पे लोगों को बस कब्जा कराया है। ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ चीज है वहाँ पे। ऐसी बहुत सी सोसाइटीज है जहाँ पे बिजली और पानी अभी नहीं होता है और गैस तो बिल्कुल भी नहीं और वहाँ पे अप्रूवल हो नहीं सकती थी, वो दरियाई जमीन है। वहाँ पे टेंट लगा के प्रॉपर्टी डीलर्स बन के लोगों ने पैसे बोरियों में इकट्ठे किए हैं, किस्तों में 10,000 किस्त, 15,000 किस्त। और मेरे पास जितनी इंक्वायरीज आती थी, गरीब लोग होते थे, कोई सफाई करने वाला, कोई किसी घरों में बर्तन धोने वाली लोग जो हैं वो बेचारे लालच ऐसा देते थे ना कि जी आप 5,000 किस्त होगी महीने की तो आप जनाब 3 मरले का प्लॉट आपको दे देंगे जी। वहाँ पे जाके देखें तो प्लॉट क्या है, वहाँ पे तो आपको दरिया तक ज़मीन ही ज़मीन नज़र आ रही होती है। मैं एक दिन खुद घुस गया, पता नहीं मैं कैसे वापस निकला, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर जा रहा है कि मैं दरिया रावी के अंदर ना उतर जाऊँ। तो जब इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए और इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए
तो एलडीए वाले तो चंद टकटकों की खातिर वो ये नहीं देख रहे वो कि इस मुल्क के साथ, इस शहर के साथ और इस आने वाली नस्लों के साथ वो क्या कर रहे हैं। वो तो अपना चंद मफाद देख रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की एक मर्जी होती है कि हर बंदा अपनी उम्र के साथ चला जाता है। उसके बाद आप आने वाला जो है वो शहर ये काबिल नहीं रहेगा। जहाँ पे जो लीगल सोसाइटीज़ के हालात होते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बंदा जो है सेंसिबल बंदा अपना घर बना सकेगा जो हालात हो चुके हैं। और दूसरी बात है कि जब वो घर बन जाते हैं, सोसाइटियाँ बन जाती हैं, वहाँ पता लगता है वो किसी कब्रिस्तान में बन गई, तो ये पता लगता है कि जी किसी सड़क जहाँ मेन गुजरनी थी, स्ट्रक्चर प्लान रोड सरकार की, उसके ऊपर ही घर बना दिए, फिर जी हटाएं उसको। इंजीनियर्स क्या करते हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं वो कैसे बना देते हैं। बड़े बड़े सेंसिबल और अच्छी सोसाइटीज जिन्होंने अप्रूव कराई होती हैं वो भी डंडियां मारने से बाज नहीं आते। ये तो एक सब्जेक्ट है ना कि गैर कानूनी है, एक वो है जो कानूनी सोसाइटीज है और वो डंडियां मारते हैं। जब स्ट्रक्चर प्लान रोड्स गुजरती हैं किसी जगह से, नई रोड्स खुलती हैं, मैं मिसाल देता हूँ, शौकत खानम क्रॉस किया आपने और नई रोड्स खुली रायविंड की तरफ, इसे कहते हैं रायविंड ऑल्टरनेट रूट। जब वो ऑल्टरनेट रूट बना तो बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर से गुजरा, तो तब पता लगा कि वहाँ पे सोसाइटीज मालकान ने उस रूट जो डिफाइन था गुज़िश्ता 20-25 सालों से, उसके ऊपर भी घर बेच दिए हैं। और जब उन घरों को बेदर्दी से हटाया गया तो हमारा भी दिल दुखा, लेकिन कानून की शिक में वो 20-25 साल पहले रोड है, सोसाइटी ने लोगों को धोखा दे के वहाँ पे घर दे के बना के बेच दिया, और जब रोड निकलने का टाइम आया तो वहाँ पे वो बेचारे बेसरो सामान लम्हा विक्रिया है। और वही दुर्रे नायाब आपकी वाली बात कि कोई भी बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, ना गवर्नमेंट पे ना ही ऐसे डेवलपर्स पे, और हम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अब पता नहीं अगर हमने घर बनाना है तो किस जगह पे बनाएं। आप देखिए गैर कानूनी तो नैब ने कितने ज्यादा केसेस खोले हुए हैं, वो एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कानूनी मुश्किलात किसको रोकेंगे, किसको रोकेंगे, पकड़ेंगे? कानूनी मुश्किलात इतनी ज्यादा उनके लिए हैं कि बहुत सारे डेवलपर्स उन्होंने उठाए, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया, लेकिन छोड़ने पड़े। कुछ को उन्होंने प्ली बार्गेनिंग से मना लिया कि चले आपने 100 बंदों के साथ फ्रॉड किया तो आपको ये उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। कुछ से उन्होंने प्लॉट दिलवाने की कोशिश की, कुछ ढिठाई के साथ जो है वो आगे उनके खड़े हो गए और उन्होंने कानूनी दीगर रेमेडीज लेके वो अपने घरों को चले गए। लेकिन आवाम जिसका पैसा लुटा वो आज तक वहीं मौजूद है, ना उसको प्लॉट मिला ना उसको पैसे मिले। 10-10 साल के जो किस्तें अदा की, वो पैसा इतनी तेजी से डिवेल्युएट हुआ कि उनके 1 लाख रुपए वो 50,000 रह गए। तो क्या करेंगे आप? 10,000 पहले आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, आज आपको वो कहते हैं कि इतनी बातें हैं कि बस हम शुरू हो तो इतने ज्यादा पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन हल कहीं नहीं होता। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है कॉन्ट्रैक्टर्स। अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं भाग जाते हैं, आप कौन से भागे हैं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी तनाज़े का मलबा आवाम पर आ गिरा, और ये कोई नई बात नहीं है, आवाम ने ही भुगतना होता है। बिल तकसीम नहीं हुए और गैस कनेक्शन से हैं वो कटना शुरू हो गए हैं। कनेक्शन से दूर की बात है, अभी मैं कल भी बात करी थी प्रोग्राम में, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, शायद बिजली के बिल उतने ज़्यादा नहीं आते थे। गैस पूरी सर्दियाँ आपको भी पता है ना सुबह आती है ना रात को आती है, दरमियान में 2-4 घंटे के लिए आती है, लेकिन गैस के बिल 1-1 लाख तक आए हैं लोगों के। नहीं, और लोगों के, और कम आमदन वाले लोगों के, और ऐसे लोग जिनके पास 4-5 मरले का घर है या थोड़ी सी उसके पास ऐसी ऑप्शन भी नहीं कि वो हर वक्त ही, ऐसा लगता है कि जैसे 24 घंटे गैस चला के बंदा बैठा रहता है। तो इतने बिल, गैर इंसानी बिल खाना शुरू हो गए हैं गैस। और हम गैस पे चलना शुरू हो गए हैं, दफ्तरों में गैस पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं गैस पे। कोई बंदा कोई जवाब होता है ना कि इतनी गैस कैसे हो गई है? इतनी गैस तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई खर्च कर सकता है। दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। बिल तकसीम करने वालों को, बिल का जो कनेक्शन काटने वालों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई किसी को नहीं बता रहा कि भाई बिल तो तकसीम ही नहीं हुए, कनेक्शन क्यों काटने जा रहे हो। ऐसे लगता है कि हर बंदा जो है ना वो बस गरीब को, आवाम को मारने में तुला हुआ है। वो कहता है कि कोई मौका जाए ना, बस हर इदारे ने ये सोच लिया है कि खून भी निचोड़ लेना है इनका। हमने कोई पैसों की गुंजाइश रह गई हो तो वो भी कर लें। मैं एक दिन यहाँ पे मुझे अना ने सवाल किया कि अब बताएं कौन सा नया टैक्स लग सकता है। मैंने कहा हो सकता है ख़वातीन पे ये नया टैक्स लग जाए कि वो रोज़ नया ड्रेस भी पहन रही हैं, तो जो खातून 7 दिन में 7 नए ड्रेस पहनेगी उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा अब मेरे से अगर पूछे तो गवर्नमेंट का मिजाज ये बन चुका है कि आप 7 दिन में 7 सूट्स में टैक्स देंगे। आपने ये ऑनर बात कर दिया है ना कि साथ में मेरे साथ भी, और कहीं ये ना कि वाकई में सुन ले और कहीं ये भी कर दे। उन्होंने वाकई में कर देना। हाँ भाई, इनसे इन पे नोटिस जारी करो। संजीदा रवैया इन लोगों का जो है वो अब हंसी आती है इस बात पे कि ऐसे ऐसे टैक्स, ऐसी ऐसी आपकी चीज़ें
ऐसे ऐसे गैर यकीनी बिल की जो बढ़ोतरियां हैं वो आपके सामने आ रही होती है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस कनेक्शन तो चले छोड़े कटना शुरू हो गए हैं, बिल बढ़ रहे हैं। अब देखिए मोबाइल एसेसरीज 200 की बैटरी अब 300 में 500 में मिल रही है। आप हैंड्स फ्री लेने जाओ जो 200 की कभी मिलती थी वो 1-2 हज़ार रुपए की हो गई है और वो अभी ओरिजिनल भी नहीं होती। देखिए जी, अब हमने गवर्नमेंट का एक फेस किया, लेकिन अब हम आते हैं कारोबारी हजरात, ताजिर हजरात, दुकानदारों की तरफ कि उन्होंने भी कोई मौका जाने नहीं दिया, उन्होंने भी महंगाई करने का हर वो तरीका अपनाया। और अच्छा उनके पास जवाब बताऊं क्या है आप देखिए गवर्नमेंट हमारा नहीं सोच रही है, अब हमने भी तो उसके हिसाब से अपने बिजनेस को चलाना है। हर किसी का, हर दुकानदार का यही कहना आपको याद है कि पहले जब होता था तो वो कहते थे कि देखिए जी पेट्रोल बढ़ गया है तो अब हमें ये रेट बढ़ाना पड़ा है, जिसका पेट्रोल से कोई ताल्लुक भी ना हो ना उन्होंने भी पेट्रोल पे डाल देना होता था। हर चीज तो पेट्रोल अब ये कह रहे हैं, अब ये गवर्नमेंट पे कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ख्याल नहीं कर रही है आवाम का तो ऐसी क्यों करिए। ज्यादातर ताजरों का, दुकानदारों का यही जवाब समझ आता है और यही बनता है, और वो कहते हैं जी कि महंगाई इतनी ज्यादा होगी साड़ी पूरी नहीं पैदी। तीसरा जवाब है जी कि पिछों बड़ा महंगा आया जी, अब कौन पीछे जाके देखे कि कहाँ से सामान आया। हालांकि एक दुकान पे अगर 200 की चीज है तो अगली दुकान पे वो 150 की मिल रही होती है, लेकिन दोनों के पास यही जवाब होता है कि वो पीछे से आया है। अब पीछे कहाँ से आया और ये तो रवैया इतना ज्यादा अफसोसनाक है कि खाल उतारने का मौका कोई जाने नहीं देता। वो कहता है कि अगर इससे 50 रुपए की भी ज्यादा मैं डंडी मार लूँ ना तो मुझे इसे खींच लूँ किसी तरीके से। अगर मैं 100 रुपए जायज मुनाफा ले रहा हूँ तो क्यों ना 150 ले लूँ, 200 से मनाएगा आपको 150 आपसे मुनाफा लेकर छोड़ेगा। तो ये ताजुर दुकानदार का हाल हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में सरकार के बाद अवाम भी अपनी अवाम पे कोई रहम करने को तैयार होगी। ये महंगाई बढ़ती जाएगी और इसका कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता, सिस्टम तो है तो बोलते जाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट ना होता तो हमारा डेली शो में यही कहना होता है चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। आपने कभी सोचा कि ये क्यों नहीं हो रहा? मैंने इस पर थोड़ा दिन सोचा, मैंने कोशिश की कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो आपके एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, ग्रेड 17 एंड अबव ग्रेड 22 के जितने आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबू है, पुलिस ऑफिसर्स है, क्या वो कभी खुद आलू प्याज टमाटर लेने गए हैं? क्या वो खुद जाके कभी कोई हैंड फ्री चार्जर या लीड लेने गए? उनके पास तो नौकर होते हैं। यही बात है कि उनको पता ही नहीं कि ख्याल से घर पता भी नहीं होता। उनको नहीं पता गरीब बंदे के मसाइल क्या हैं, उनको नहीं पता कि अवाम के मसाइल क्या है। उन्होंने कभी ढेले की जो है वो सब्जी नहीं खरीदी जाके खुद। वो होगा कोई 1% गुंजाइश होती है, कोई 1-2 बंदे होंगे ऐसे जो शायद इतनी अफसरी में भी जाके खुद शॉपिंग करते हों, उनको नहीं पता। फिर वही जो आप जिनकी बात करिए ना तो वो अवाम के साथ खड़े हमें नजर भी आते हैं, जिनको पता है ना अवाम के मसले मसाइल का 1-2%। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से 100 में से और बाकी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पैसे ना खर्चे हों कभी, उनको भी बाहर से जो गिफ्ट्स आपको पता है तोहफे आ जाते हैं जरा, वो अब सब्जी की मद में भी आते हैं, वो गोश्त की मद में भी आते हैं। अगर आप अवाम को दे दें तो मेरे ख्याल से अवाम तो खुशी से ही ना अगले 5 साल भी इस गवर्नमेंट को वो कहते हैं कि हमारा किचन चल रहा है, बस साडा घर सही है तो सानू की लगे दूजे नाल। तो ये जब तक ये रविश नहीं जाएगी ना और हम खुद अवाम में जाके बाजारों में जाके खरीदारी नहीं करेंगे। बातें इतनी ज्यादा है, पॉइंट्स इतने ज्यादा है, लेकिन टाइम हमारे पास खत्म हो जाता है। दुर्रे नायाब बहुत शुक्रिया। और महंगाई पे बात हो रही थी और हर चीज पे बात हो रही थी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और प्रोग्राम के शुरू में हम बताते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, तो लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी इतनी ज़्यादा हो गई है और IQ एयर ने भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त जारी की है। और आपको बताते हुए मुझे भी अफसोस हो रहा है कि लाहौर का पहला नंबर है। आज से 2 साल पहले भी लाहौर का यही रेट था और नंबर 1 पे वो फ़ज़ाई आलूदगी में था। इस वक्त अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 250 लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है मौसम के हवाले से? बारिश का कोई इम्कान है आने वाले दिनों में? लाहौर का मौसम खुशगवार है और यकबस्ता हवाओं का राज भी बरकरार है और मौसम के बदलते तेवर, कहीं सूरज ने आंखें दिखाई हैं तो कहीं मौसम में बादलों के डेरे बरकरार हैं। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो गर्द आलूद फिजाओं के बाइस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 271 हो गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बागों का शहर, जहां बागों का शहर के हवाले। ठीक है कोमल, हमें अपडेट कर रही थी मौसम के हवाले से और फ़ज़ाई आलूदगी की चूँकि हम बात कर रहे थे तो बात कर लेते हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली एजाज साहब, आपके वक्त का। बताएगा कैसे हैं आप?
अच्छा अली एजाज साहब, आपको बताएं कि IQ एयर ने फहरिस्त जारी की है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर से पहले नंबर पर आ गया है। क्या वजह है इतनी आलूदगी की, फजाई आलूदगी की? ठीक है अली एजाज साहब, ये बताएगा कि पिछले साल भी यही सूरत हाल थी और हमेशा हम देखते आए हैं कि जैसे जैसे फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जाती है और लाहौर शहर की बात करें तो इस वक्त पहले नंबर पे है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि ये तो अब ऑब्वियस हो गया है कि हमारी फ़ज़ा बहुत ज़्यादा आलूदा है, वो चाहे फैक्ट्रीज का धुआं है, ट्रैफिक की रवानी की वजह से ट्रैफिक चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है, गाड़ियों से मोटरसाइकिल से जो धुआं बढ़ता है उससे फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती है और सर्दियों में तो अब स्मोक की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या कर रही है? ठीक है अली एजाज साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टोर्शन आ रहा है, हम आपको ठीक पा रहे हैं, लेकिन आप फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अपने सेगमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से मोबाइल्स मौजूद हैं और वो किस किस प्राइस पे हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला मोबाइल है जनाब हमारे पास Vivo V17 Pro। इसकी कीमत है 66,999 यानी कि 67,000 में ये अवेलेबल है और इसकी रैम है 8 GB और मेमोरी है 128 GB। अगला मोबाइल देख लेते हैं। अगला मोबाइल है हमारे पास Vivo V19। इसकी प्राइस है जनाब 59,999 और 8 GB इसकी भी रैम है और मेमोरी इसकी भी 128 GB है। अगला मोबाइल है Vivo V20। इसकी प्राइस है जनाब 52,800 रुपये और रैम इसमें 6 GB है और मेमोरी इसकी भी 128 GB है। अगला मोबाइल है Vivo Y51। इसकी प्राइस है 32,999 और रैम 4 GB है और मेमोरी इसकी भी 128 GB है। अगला मोबाइल है Vivo V11। इसकी प्राइस है 21,999, 22,000 का ये मोबाइल है। इसकी रैम है 4 GB और मेमोरी इसकी भी 128 GB है। ये तो थे जनाब हमारे पास आज के मोबाइल रेट्स और हाँ आपको बताएं कि अगला सेगमेंट बढ़ते हैं और देख लेते हैं माल का हाल क्या है। तो देख लेते हैं माल का हाल। बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की, बचत बाजार। बचत बाजार में हम बात करेंगे कि किन किन ब्रांड्स पे इस वक्त सेल लगी हुई है। निशात लीलन पर अप टू 70% सेल लगी हुई है जनाब, और आप जाइए और निशात लीलन पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं 70% ऑफ पे, तो ज़रूर खरीदिए।
अगला ब्रांड हमारे पास आ रहा है सना सफीना। सना सफीना पे भी अप टू 50% ऑफ लगी हुई है और सना सफीना की खासियत ये है कि कैजुअल और जो आपके कैजुअल वेयर के साथ साथ आपके जितने भी शादी ब्याह के मलबूसात हैं वो भी मिल जाते हैं और वो इस वक्त 50% ऑफ पे मौजूद हैं। अगला ब्रांड है जे डॉट और उस पर भी अप टू 50% ऑफ है और जे डॉट पे ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात के भी मलबूसात मौजूद हैं। और अगला है बीच ट्री पे भी इस वक्त अप टू 50% ऑफ लगा हुआ है। बीच ट्री पे भी कुर्ताज जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और आप 50% ऑफ पे वो कुर्ताज खरीद सकते हैं। ये तो थे जनाब सेल्स किन किन ब्रांड पे लगी है और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम आज के भाव की। आज के भाव में हम बात कर लेते हैं कि ज़ेनिथ रेट्स क्या क्या है हमारे पास। बीफ जो है वो पर केजी 450 रुपए में दस्तयाब है और बीफ कीमे यानी कि बीफ मिन्स की बात करें तो बीफ मिन्स पर केजी 565 रुपए में दस्तयाब है। मटन की बात कर ले तो ज़ेनिथ पे मटन पर केजी 1150 रुपए में दस्तयाब है और मटन मिन्स पर केजी 1390 रुपए में दस्तयाब है। बात कर लेते हैं हम चिकन की। चिकन जनाब जिंदा जो मुर्गी है वो 211 रुपए में अवेलेबल है और मुर्गी का गोश्त 306 रुपए में दस्तयाब है। और अब देख लेते हैं कि अंडों की क्या कीमतें हैं और अंडे किस कीमत पे हमारे पास दस्तयाब हैं। रिटेल में अंडे हमें मिल रहे हैं 146 रुपए में और अगर बात करें होलसेल की तो होलसेल पे दर्जन अंडे हमें 144 रुपए में मिल रहे हैं। अगर गोरमे से आपने अंडे लेने हैं तो गोरमे से अंडे पर दर्जन 145 रुपए में दस्तयाब हैं। ये तो थे जनाब हमारे पास अंडों के रेट और हमने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन रेट्स पे दस्तयाब हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद और आज हम एक बहुत ही ख़ास और अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जहेज़ एक लानत है। प्रोग्राम के स्टार्ट में भी मैंने आपसे कहा था कि आज हम इस पे बहस करेंगे और हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे जहेज़ लेना और देना एक फ़ख्र की अलामत समझा जाता है और वालिदैन ये समझते हैं कि उन्होंने जहेज़ देकर अपनी बेटी के लिए खुशियाँ ख़रीदनी हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि चीज़ों से खुशियाँ नहीं ख़रीदी जाती हैं और समटाइम्स हमने बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं कि अगर कोई बच्ची ज़्यादा अच्छा जहेज़ लेके अपने ससुराल नहीं जाती है तो सारी ज़िंदगी उसको ताने मिलते हैं और ताने भी ये मिलते हैं कि तुम लेकर क्या आई हो। हालांकि जहेज़ अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए वैसे तो जहेज़ लेना ही नहीं चाहिए। एक खातून वालिदैन एक अपनी बेटी को जिसको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया इतने प्यार से, एक तो वो एक फ़र्द को के हवाले कर रहे होते हैं उसको, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसके साथ साथ चलें उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें उसको दे देना ठीक होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो अब कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि बेटी की ज़रूरत की चीज़ों के साथ साथ आपने पूरे ससुराल वालों को कपड़े भी देने होते हैं, उनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी देनी होती हैं और बेटी की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी शादी के बाद वो बेटी कम इस्तेमाल कर रही होती है बल्कि ससुराल वाले उसकी चीज़ों पे कब्जा जमा लेते हैं और वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहेज़ के हवाले से बात करेंगे और हमने देखा कि ब्राइडल कट्योर वीक हुआ था, उस पर हमारे बहुत ही मारूफ और वेल नोन डिज़ाइनर अली ज़िशान ने इसी चीज़ को टॉपिक रखा था और अपनी नुमाइश जो थी वो मलबूसात की नुमाइश की थी। आज अली ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? लेकिन इससे पहले हम अली से इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करें। मैं अपनी प्रोड्यूसर से कहूँगी काइंडली ब्राइडल कट्योर वीक की वो झलकियाँ दिखाएं और अली ज़िशान की वो कलेक्शन भी दिखाएं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अली, ये आइडिया कैसे आया और ऐसे इवेंट पे इस तरह की चीज़ को दिखाना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया था, तो कब से आपने ये सोचा था और क्यों? दरअसल हुआ कुछ इस तरह से था कि कुछ अर्सा पहले हमने एक हाउस हेल्प हायर की
और वो मेरी वाइफ को अपनी फैमिली की पिक्चर्स दिखा रही थी, वीडियोस, जिसमें कुछ ऐसा समा था कि एक पूरा जो उनका कोर्ट यार्ड है घर का, उसमें पूरे जहेज़ डिस्प्ले हुआ था और उसमें बहुत कुछ था। तो फिर मैंने थोड़ी बात की तो उन्होंने बोला कि मेरी बहन पिछले 20 साल से अपनी बेटी के लिए ये जहेज़ इकट्ठा कर रही हैं और उसमें सब बहुत अच्छा डिस्प्ले हुआ था एंड इट वाज लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने बेसाख्ता उनसे पूछा कि तो पढ़ाया कितना है उनको, तो कहते नहीं हमने पढ़ाया नहीं है। तो दैट इज़ व्हेन इट ब्रोक माय हार्ट। तो मुझे ये लगा कि हम जो बेटियों के लिए या जैसे बेटी पैदा होती है हम उनके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो कि खुशी की गारंटी भी नहीं है, समझना शुरू हो वो जाते समझना शुरू करते हैं। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दे देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गिविंग हर टीवी और फ्रिज, बिकॉज वो तो ख़राब हो जाएंगे ना। तो एक अच्छा जो शाऊर वाला दिमाग है वो तो और आगे से आगे बढ़ता जाएगा और इसमें दोनों तरफ से गलती होती है। मुझे लगता है कि लड़कों को भी थोड़ा सा खुद मुख्तार होना चाहिए है और उनको दे शुड लुक फॉर अ गर्ल हु इज एजुकेटेड, हु इज इंटेलिजेंट। अली, ये ना सिर्फ वालिदैन के जहनों में ये चीज़ नहीं है, जी जी ये हर नौजवान के जहन में भी बात है कि जो मेरी बीवी आ रही है ना वो मेरी भी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर आ लेकिन रही मुझे है। लगता है अब टाइम चेंज हो जाना चाहिए है और इसी वजह से जब बेटी पैदा होती है तो वो बोझ फील होता है क्योंकि आपको उसकी पूरी कलेक्ट करनी होती है चीज़ें पूरी ज़िंदगी के लिए। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी है, मैंने नोटिस किया है कि जिनके पास वो आसाइशें खुद नहीं है लेकिन वो बेटी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट्स नॉट फेयर ऑन एनीवन। और लड़कियों पे इतना प्रेशर होता है तो आई थिंक ये माशरे में एक चीज़ है और ये क्लासेस नहीं है, किसी एक क्लास से नहीं है, ये हर क्लास में है। आपका डिस्प्ले करने का तरीका फ़र्क होता है, आपका चीज़ें गिफ्ट का साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन ये हर क्लास में है। मेरे कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे मैं देखता हूँ कि दे आर अंडर सो मच प्रेशर क्योंकि उनको एक सर्टन मैरिज हॉल में करना है या एक सर्टन चीज़ें देनी है। इवन कुछ तो ड्रेसेस से लेकर एवरीथिंग कि नहीं जी हमने चूंकि अपनी बेटी को दिखाना है दुनिया के सामने। मुझे तो अव्वल तो ये भी एक नुमाइश वाली बात लगती है कि आप अपनी बेटी को आप स्टेज पे आपने बिठाना है तो आपको बहुत ही अच्छी मार्की चाहिए, उसको आपने बहुत अच्छे से सजाना है और वो भी तो वो आप दुल्हन को कोई खुशी नहीं दे रहे होते, आप वो भी उसकी नुमाइश ही कर रहे होते हैं दुनिया के सामने। इस पूरी चीज़ का देखें, जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ पॉइंट करते हैं और कुछ गलती निकालते हैं तो आप उसका हल भी ढूंढते हैं। तो मैंने बड़ा ढूंढा अपने तौर पे कि हाउ कैन वी फिक्स इट। तो वो जो मेरी हाउस हेल्प जिन्होंने 20 साल के लिए कमाई की है और पैसे जमा किए हैं उसके जहेज़ के लिए, वही पैसे वो इस्तेमाल कर सकती उसकी पढ़ाई में, तो अभी वो कहाँ पे होती। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि इसका हल सिर्फ एजुकेशन है कि हम हायर तालीम दें, उसके लिए सेव करें, कम खा ले लेकिन तालीम आला होनी चाहिए। अच्छा अली, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। देखें ये जो हम लोग हैं ना ये हम सोचते हैं, लेकिन पता है अभी भी बहुत से पेरेंट्स या बड़े, अगर हम बड़ों की बात करें, अगर हम क्योंकि हम जैसे बच्चे जो हैं वो इस तरह फैमिलीज में बैठ के इस पॉइंट को अब बोलना शुरू हो गए हैं। दिस इज़ गुड कि शायद हम लोग अब एजुकेशन को हासिल कर चुके हैं, हमें थोड़ी सी नो हाउ हो चुकी है, शऊर हो चुका है, लेकिन हम भी अगर समझाने की कोशिश करते हैं ना तो अभी भी हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े हैं वो यही कहते हैं तुम लोगों को कुछ नहीं पता। नहीं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस वजह से चुप तो नहीं रहा जा सकता ना। हालांकि देखिए, आई एम फ्रॉम अ लग्जरी बिजनेस, आई डू सेल क्लोथ एंड एक्सपेंसिव क्लोथ एंड एवरीथिंग, बट कुछ हमारी माशरे की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और अगर आपको एक बात फील हो रही है तो उसके बारे में बात की जाए। तो मैं कल ये बात कर रहा था कि इससे शायद ये होगा कि फौरन से तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन कल को कोई जब जहेज ले रहा होगा या दे रहा होगा तो आपको लगेगा कि देयर इज समवन चेकिंग ऑन यू, देयर इज समवन लुकिंग एट यू। और जब आवाज़ आप करते हैं तो मिलते मिलते एक बड़ा नॉइज बन जाता है और वो इतनी बुलंद हो जाती है कि फिर गवर्नमेंट लेवल पे और नेशनल लेवल पे चेंजेस आते हैं। इस तरह के बहुत से कानून पास भी हुए थे कि दौरी के हिसाब से कानून पास भी हुए थे, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट देख लें कहीं पे भी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये कि एक रिमाइंडर रहता रहना चाहिए है। तो ये है कि जो चीज़ गलत हो गलत कहना तो सही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अली, चूँकि आप फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आपकी नज़र में मैं ये सवाल लाजमी पूछना चाहूँगी, फैशन क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ फैशन? फैशन इज़ लाइक आप क्या फील करते हैं और आप कैसा दिखना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को कैसे दिखाना चाहते हैं। उसके अलावा ये माइंडसेट भी है कि आप सोचते क्या हैं, आपका एक्सपोजर क्या है लाइफ में, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट इज़ फैशन।
ठीक है। तो अब आपकी आगे आने वाली कलेक्शन, अब आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब आपसे और भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, मेरी बढ़ गई हैं, आवाम की बढ़ गई हैं, तो आपकी अगली कलेक्शंस में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट हम देखने को मिलेंगे? देखिए, मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ तब काम कर सकता हूँ जब मेरे दिल को छुए। तो इससे पहले हमने चाइल्ड मैरिज पे किया था, आई हैड माई ऑब्जर्वेशंस। इसमें भी मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे उनको कलेक्ट किया। सो एनी टाइम एनी थिंग्स कैन टच यू और इंस्पायर यू। ठीक है। अच्छा अली, चूँकि अभी आपने भी कहा कि तालीम पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ना सिर्फ मेल डोमिनेंट पर्सनस की बल्कि ख़वातीन की भी तालीम उतनी ही ज़रूरी है। जहाँ पे अभी जहेज़ की बात की कि आप जहेज़ दे रहे हैं, वही पैसों से अगर आप तालीम उसको दे देंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आगे आने वाली जो ज़िंदगी आपको उसका कोई पता नहीं होता। अगर आप अभी ठीक हैं तो शायद आपके हालात ख़राब हो जाएं, तो आपका जहेज़ उन हालात को नहीं ठीक कर सकता, लेकिन एजुकेशन जो है वो ठीक कर सकती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड वी हैड नो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स व्हाटसोएवर। But mashallah, my wife is very educated, she has brain and she is also helping me with work. तो वो मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें वो लेके आती हैं वो तो दिखती हैं ना, जो ये चीज़ें दिखती नहीं है बट इट इम्पैक्ट्स मी, इट विल इम्पैक्ट माई नेक्स्ट जनरेशन। सो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द होल जनरेशन। फैमिली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अली, आप इसके जिम्मेदार किसको समझते हैं, लेने वालों को या देने वालों को? पहला सवाल तो ये है। इस सोसाइटी ओवरऑल इसमें थोड़ी सी आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। जब भी किसी नॉर्म के अगेंस्ट जाते हैं, आप पे बहुत सवाल उठते हैं, आसान नहीं होता, पेरेंट्स के लिए भी आसान नहीं होता, बिकॉज़ दे अंडर सो मच प्रेशर। आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, दुनिया की तो आपको परवाह नहीं होती है, एक गैर बंदा कुछ कहेगा आपको उसकी परवाह नहीं होती है, लेकिन अपनी फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वही वाली बात मेरी कि जब आप अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को जब कह रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं ठीक है, तो वो कहते हैं आप चुप करें, आप बच्चे हैं, आप हमारी मामलात में ना बोले। और एक ब्रेक लेंगे अली, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर हमने मजीद भी बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात कर रहे हैं हम जहेज़ के हवाले से। अली ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अली, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि बड़े जो है वो कहते हैं आप चुप हो जाओ, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया ये भी है कि चलें हम जैसे लोग, आप जैसे मर्द हजरात जो कि अब शुक्र है आना शुरू हो गया, वो जहेज़ नहीं भी लेते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली का कोई बंदा, कोई बड़ा ये बात कर देता है कि ये क्या बात हुई, ठीक है। प्लस बहुत से रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं, खुद से मांगना शुरू हो जाते हैं जो ससुराल वाले होते हैं। रिश्ता पक्का हुआ, सबसे पहला सवाल होता है अच्छा हमें कुछ चाहिए तो नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी। ये जो कहना है कि आपकी मर्जी, इसके अंदर बहुत सी चीजें छुपी होती है। उसके अलावा वो इनडायरेक्ट मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो सब कुछ होता है। देखिए हमारी फलां जो बाजी है ना, उनको ये कलर नहीं पसंद है, नहीं हम ज्यादा सोना नहीं पहनते, हमें आप डायमंड की कोई चीजें दे। ये खुद लोग, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, फैमिली में इतनी लोगों की शादियां हुई हैं और मैं हमेशा से, मैं भी अगेंस्ट रही हूँ। तो मैं अपनी कज़न्स वगैरह की जब शादियां हुई और उनके ससुराल में अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं बोली, लेकिन फिर मुझे चुप करवा दिया। आई नो आप क्या कह रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अगेन वही बात है कि हल तो ये ना, अगर देखिए अगर आपकी बेटी इतनी एजुकेटेड है एंड इफ शी इज ऑन अ सर्टेन पोस्ट and if she's doing really well in life, तो she will be in a situation to say no to these things और maneuver it around politely। तो वही बात है कि आप अपनी बेटियों को इतना एम्पावर करें कि वो चीज़ों से अबव हो जाएं, चीज़ों से बालातर हो जाएं और वो इस बारे में कह सकें, और ये पर्सनल लेवल पे ही हमें चेंज लाना पड़ेगा। और हमें हमारे अपने ज़मीर को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों पे सेटल ना करें, हम इन चीज़ों पे सेटल ना करें। और अगर कोई बात ऐसा आपके सामने हो रहा है तो आप एटलीस्ट उसके बारे में बात करें, उसको पॉइंट करें, ताकि अगलों को थोड़ी शर्मिंदगी तो हो ना इस बारे में। चलें आप शर्मिंदा तो करें। अच्छा अली, अब इसी बात पे कि समटाइम्स अगर जहेज़ नहीं भी लेते हैं, और वही बात कि लड़की एक एजुकेटेड है, वो डॉक्टर बन चुकी है या किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, ये भी एक, आप उसको क्या कहेंगे कि जो ससुराल वाले होते हैं वो कहते हैं यार पोस्ट तो बहुत अच्छी है, शादी के बाद देखना मेरा बेटा सेटल है। ये चीज भी है, ये तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत उसी ज़ुमरे में, मैं इसको उसी ज़ुमरे में लाऊंगी। ये डीप रूटेड है। चले मैं तो इसको फिर भी बेहतर समझता हूँ, एटलीस्ट आप उसको टीवी के साथ तो नहीं तोल रहे हैं ना, या फ्रिज के साथ तो नहीं तोल रहे हैं। शादी के बाद उसकी मर्जी होगी कि उसने कितना देना है। और उसमें ये भी है ना कि देन वो अगेन वही बात है कि जो एक एजुकेटेड खवातीन होती हैं, जो बाशाउर औरत होती है, वो आपकी औलाद को उतना रेज करती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है
कि आपकी पूरी जनरेशन सेटल हो रही है, तो विच इज़ फाइन। इतना तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन जो ये चीज़ों में तोलना और जो पेरेंट्स पे प्रेशर डाला जाता है ना, वो ज़रा मुझे ज़्यादा लगता है। देखिए, जो शादी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, ये बहुत साफ़ सुथरा एक प्यारा रिश्ता होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को ना ख़राब किया जाए। ये दो लोगों का मिलन ही रहना चाहिए है, ये कोई एग्जीबिशन या बार्टर ट्रेड नहीं होना चाहिए। मेरा इस बारे में ये कहना है, क्योंकि मेरे सामने बहुत से लोगों की शादियाँ होती हैं। आई एम इनटू वेडिंग बिजनेस ऑल्सो। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि इस चीज़ को सेपरेट होना चाहिए है। ये ज़रा एक पाक सी एक चीज़ है, इसको पाक ही रहना चाहिए। अच्छा अली ज़ीशान, जैसे कि आपने ये ब्राइडल कल्चर वीक में ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, इसमें भी बहुत से लोगों ने तनकीद की है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा कि एक तरफ ये इतने इतने महंगे जो हैं वो लहंगे बनाते हैं, खुद से लहंगे बनाते हैं, दूसरी जानिब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने कल रात को ही देखा, तो मुझे लगा कि मैंने दिल में सोचा कि मैं आपको प्रेशराइज तो नहीं करता हूँ ना कि आप आके खरीदें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बी माई गेस्ट। और ऑल्सो इफ देर एक्सपेंसिव, आई एम गिविंग यू लाइक प्रीमियम क्वालिटी स्टफ, और हम आपको बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दे रहे हैं। तो दैट इज थे कि एक मेरा प्रोफेशन है और एक मेरी पर्सनल भी तो ऑब्जर्वेशन है ना माशरे के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल मुझे एक मैसेज आया, दिस वुमेन मैसेज मी yesterday and I felt really happy. She said कि मैं अपनी बेटी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी उसका सामान खरीदने के लिए, लेकिन अब मैं उसको मास्टर्स करवाने लगी हूँ। And I was like, yes, this is my win. और अगर मेरे इस चीज़ के बारे में बात करने से किसी को थोड़ा सा शाउर मिला है या थोड़ा सा एक एंगल मिल गया है या सोचने का मौका मिला है किसी को, वो सोच तो रहे हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि आप अपने दिल में चीज़ों को गलत कह रहे होते हैं, लेकिन अगर अगला बंदा भी उसको गलत कहता है, कहते हैं हाँ शायद हम भी सही हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये बिल्कुल ठीक है और अगला बंदा आपको अप्रिशिएट करे और उस पर थोड़ा सा भी अमल करने का वो सोचे भी और आपको बताए, तो आपको खुशी होती है कि चलें आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और उसका अब ये रिजल्ट आना शुरू हो गया। शायद वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। नहीं अली, ईगो का भी मसला है ना हमारी सोसाइटी में। ये सबसे बड़ा मसला है ईगो। अच्छा, और दूसरी बात ये भी है मैम कि अगर आप किसी जो चीज़ इतनी देर से खराब हो रही होती है ना, उसको आप खराब कह देना, तो लोगों की अना पे बात आ जाती है और उनको पिंच होता है, वो सच होता है ना, वो पिंच होता है। जी 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 बिकॉज उन्होंने भी कल को इसमें मुलव्विस होना या मुलव्विस रहे हैं या इस चीज़ का हिस्सा रहे हैं, तो उनको ये गलत लगता है, उनको लगता है कि पिंच किया है किसी ने, उनको तंज किया है जैसे, तो वो ऐसी लेम बातें अच्छा, करते हैं। अब क्योंकि हम जहेज की बात कर रहे हैं, अगर जहेज एक्चुअली कॉन्सेप्ट की बात करें तो जहेज था क्या? हमारे मजहब में भी बेटी की ज़रूरत की चीज़, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या दिया था? एक चटाई थी, एक लोटा था, जो उनकी इस्तेमाल की चीज़ें थी। एक्चुअली जहेज ये था, लेकिन हमने उसको शौफ बना दिया। हमारी सोसाइटी ने इतना ज़्यादा शौफ बना दिया है कि वही अली वाली बात कि आज की ज़रूरत है टीवी, एसी, लेकिन ये उस मर्द की जिम्मेदारी है अपनी औरत को प्रोवाइड करना, अपनी फैमिली को रेस करना। खातून अगर चाहे वो जॉब कर सकती है तो करे, लेकिन अगर नहीं चाह रही है तो वो मर्द की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जहेज को ये कह देना कि जी तुमने लेकर ही आना है। जी। तुम अगर नहीं लाओगी तो इसका मतलब है तुम्हारे फैमिली के हवाले से इतनी बातें कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी जरूरत की चीजें उन्होंने दी है, ये बात कही जाती है। तो ये बहुत ज्यादा, आप एक खातून ऑलरेडी अपनी फैमिली को छोड़ के आपके पास आ रही होती है, वो ऑलरेडी एक टॉर्चर को फेस करके वो एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएं तो वो आप देख लें आप उसको टॉर्चर मजीद कर रहे हैं। मेरा इस पूरी चीज़ में मकसद भी यही था कि इसमें जो लड़कियां प्रेशर से गुजरती हैं, एक तो वो अपना घर छोड़ के आ रही हैं, और जो ज़रूरत की चीज़ों की बात है ना, वो बात ये है कि कुछ चीज़ों से आपकी इमोशनल वैल्यू अटैच होती हैं। Like my wife, I remember when we got married, after a day or two, she went home and she brought in like small things, like one pillow she couldn't sleep without, one cushion she really liked, and attachment होती है, and few pictures and things here and there. That's very sweet. और अगले घर में जाकर उनको comfortable भी होना होता है। तो मेरा तो ये बात ये है कि इट रियली इफेक्ट्स वुमेन्स मेंटल हेल्थ। ये जो सारा प्रेशर है ना, वो सारा इकट्ठा होके एंड पे उस लड़की पे आती है, और वो लड़की मेरी बहन भी हो सकती है, वो लड़की आपकी बेटी भी हो सकती है। तो हमें वी नीड टू सेव आवर वुमेन एंड वी नीड टू एम्पावर देम, एंड इंशाल्लाह जब हम देखें
हम जब ये करना शुरू करेंगे ना, शायद फौरन से चेंज नहीं आएगा, मे बी 2 जनरेशन बाद आएगा या 1 जनरेशन बाद आएगा, लेकिन एटलीस्ट हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वी शुड बी ब्रेव इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। और ये वो चीज़ है, ये वो वाली बात है कि जिसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप एक जेन्युइन रीज़न पे बात कर रहे हैं, एक जेन्युइन टॉपिक है, और आप हम दिल से उसके अगेंस्ट होते भी हैं, लेकिन हम कह नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इसको कहना चाहिए। एटलीस्ट आप कहने की हिम्मत तो पैदा करें। जब आप कहेंगे तभी तब्दीली आती है। वो कहते हैं ना कि हमेशा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपके दिल में क्या है। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन हाउस। अगर मैं खुद ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसके बारे में प्रीच नहीं कर सकता हूँ। तो हम जब पर्सनल लेवल पे खुद अपने घर पे चेंजेस करना शुरू करेंगे तो इन टोटलिटी पूरी सोसाइटी में चेंज आएगा। अच्छा अली, हम चूँकि जहेज़ लड़कियों की तरफ से बात कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में अब ये सोच भी हो गई है कि लड़का कितना कमाता है। हाँ, मुझे कल ये भी मैंने कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, देखा। ये हमारी बेटी को खुश रखेगा, इसका घर कैसा है, इसके वालिद का बिजनेस है या नहीं है, वालिद क्या करते थे, इनकी फैमिली कैसी है, ये भी मेरे ख्याल से जहेज के ये लड़कों की साइड से जहेज के जुमरे में आएगा। मुझे कल किसी ने यही मैसेज किया तो उन्होंने इस पिक्चर को रिवर्स कर दिया था। दे वर लाइक कि लड़कों के ऊपर भी बर्डन है कि उन्होंने अच्छी सैलरी जब तक नहीं होगी। ये हमारे घरों की भी है। हम अपने भाइयों को या जो भी हमारे कजन्स हैं, हम सब उनको कहते हैं भाई पहले इस काबिल हो जाओ, उसके बाद तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने भी इस बारे में अभी नोटिस किया है कि बात तो ऐसे ही है और इसको आप गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट बॉयज कैन स्टिल गेट अवे विद इट। दे हैव मेनी अदर, दे कैन स्टिल गो टू द विद जिम्मेदारी भी है। हम इसको इस तरह कवर अप कर सकते हैं कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, देखिए प्रेशर किसी भी तरह का गलत है, किसी भी जेंडर पे प्रेशर किसी भी तरह का गलत है। मुझे लगता है कि जब आप अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की, एक तो आप उनको एजुकेट करें, उनको सही राह पे लेके जाएं और उनको जब फ्लरिश करने दें तो वो निखर के बाहर आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगियों में चेंज आता है और ज़िंदगी में खुशहाली भी आती है। जब उनको सप्रेस करके रखते हैं या अंडर प्रेशर, किसी भी तरह का लड़का हो या लड़की हो, प्रेशर किसी भी तरह का गलत है। आई कैन से इट बिकॉज आई ग्रू अप इन अ फैमिली वेयर माई पेरेंट्स टुक स्टैंड फॉर मी। बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर वाज़न्ट अ बिग डील। लोगों को, मेरे चचा लोगों को या मेरी फैमिली को लगता था कि मे बी इट्स जस्ट अ हॉबी एंड इट्स नॉट अ प्रोफेशन। बट क्योंकि मुझे फ्लरिश होने दिया गया, तो आई कुड मेक अ डिफरेंस एंड आई कुड बी अ ब्रेड विनर फॉर माई फैमिली। तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि डोंट पुट एनी प्रेशर ऑन एनी जेंडर और एनी वन। और अपने आप को हम सुधार लें तो बहुत है पर्सनल लेवल पे, बाकियों की फिक्र हम छोड़ देते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना अली, वो बाकियों की तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम खुद को ठीक हो जाओ। हालांकि वही सारी खामियां आपके अंदर भी पाई जाती हैं। यही बहुत बड़ी अलमिया है कि आप खुद को सुधारने के लिए एक स्टेप उठाने को तैयार नहीं होते हैं। वही बात कि आपकी ईगो का मसला आ जाता है। आप दूसरों पे खामियां निकालेंगे कि वो ऐसा है, देखो उसने क्या पहना हुआ, ये बड़ी बात कि उसने क्या पहना हुआ है। आप यहीं से उसको डिग्रेड करने का जो मरहला है ना, वो शुरू कर देते हैं। और बहुत सी चीजें होती हैं, आप उनके वेट पे कमेंट करते हैं या आप उनकी लुक्स पे कमेंट करते हैं। ये जनरली ये जो तनकीद करने का कल्चर है ना, ये कोई बहुत अच्छा कल्चर नहीं है। अगर आपने बहुत, आप किसी के वेल विशर हैं तो आप बड़े तरीके से, डिफरेंट तरीके से होती है। एक पॉजिटिव तनकीद होती है, उसका भी पता चल जाता है, और एक आपको पता चल रहा होता है कि हसद की वजह से कोई आप पे तनकीद कर रहा है, क्योंकि आपको उस चीज में कोई चीज ऐसी गलत नजर नहीं आ रही होती है। जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हो तो इसका मतलब हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही टाइम आप अपनी इंप्रूवमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत वेला टाइम है जी। अच्छा ठीक है अली, चूंकि ब्राइडल कल्चर वीक में आपने इसको नुमाइश का नाम दिया, बात मुझे ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि मैं भी ये बात कर रही थी कि आप अपनी शो ऑफ कर रहे होते हैं और नुमाइशी, आप बेटी की भी नुमाइशी कर रहे होते हैं। शायद इस वजह, इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये दिखावे की बात थी, बात दिखावे की थी। देखें इसमें फिर लोग अब ये कहते हैं कि जैसे कि आप फिर इसका मतलब है कि लेविश चीज़ों को प्रमोट आप करते हैं, आप लग्जरी के बिजनेस में। मेरा सिर्फ ये मानना है, देखिए एज सिंपल एज इट साउंड, दैट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट प्लीज़ डू इट, जस्ट डोंट टेक अ बर्डन, डोंट टेक अ प्रेशर। मैंने तो कल ये बात भी बोली कि इफ़ यू थिंक कि योर चाइल्ड एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बाइंग एन एक्सपेंसिव लहंगा, डोंट बाय माई लहंगा, एजुकेट योर चाइल्ड। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, इसी बात पे मैं आगे आऊँगी कि अगर आपको देखें, एक लड़की अगर खूबसूरत लहंगा पहनना चाहती है, वो सबकी ख्वाहिश होती है कि वो चले, एक लहंगा ही तो होता है पूरी शादी में। लड़की को सिर्फ अपने लहंगे की, मुझे याद मुझे पता है क्योंकि बीइंग अ गर्ल कि लड़की को ये होता है यार मैं जो पहनूं
वो बेस्ट हो, पूरी जितने भी अफराद आ रहे हैं मैं बेस्ट लगूं, तो ये बात होती है। लेकिन अगर आप उसको एजुकेट करेंगे और वो बहुत अच्छा कमाएगी तो वो लहंगा वो अफोर्ड कर सकती है खुद से। एंड आई हैव मेनी गर्ल्स, आई हैव मेनी गर्ल्स कम इन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। They save little bit of money here and there, and they work also, and they come, they buy it. It's for them. It's not for somebody else. जो बाकी चीजें जो चीजें आप देते हैं ना, जो चीजें आप देते हैं। मैं एक दिन मेरे स्टूडियो में था और कुछ क्लाइंट्स बैठे हुए थे, वो बात कर रहे कि वो लग गया यार, पेमेंट हो गई, हो गया वो गया। तो मुझे बाद में पता चला कि लड़के के कमरे में वुडन फ्लोर लग रहा है और पेमेंट लड़की वाले कर रहे हैं। तो मेरा दिल बहुत दुखा है इस बात पे कि आपको इतनी हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं, वुडन फ्लोर तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं ना। हीरे जैसी बेटी ये सिर्फ आप सोचते हो या बहुत कम लेकिन ये सोचना चाहिए है क्योंकि ये इससे बहुत फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है ना। पता है अली, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपने बचपन से ही अपने बच्चों को तरबियत भी देनी होती है। ये कुछ ऐसे सोसाइटी के नॉर्म्स जो है उनके अगेंस्ट अगर आपने करना है तो आप बेटी हो या बेटा हो दोनों को आप बचपन से तरबियत देना शुरू करें। हमारे एजुकेशनल जो इदारे हैं उनमें भी इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। आपकी डिबेट्स हों, आपकी ऐसे आप कह लें फंक्शंस अरेंज हों जिन पे इस तरह की बातें की जाएं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ बुक्स पे भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, आपने कोर्स कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें सिखाना ये चाहिए है और ख़ुद भी इसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो भी चीज़ आपके पास है वो आपने खुद अर्न की हुई हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये जो थोड़ा सा खुशी आपको जितनी मिलती है ना, यू हैव नो आइडिया, जो आप अपनी मर्जी से अपने पैसों से। I started earning for myself when I was in 9th class. Wow. And I'm very proud of it. I don't own a single penny. I don't have a single penny by anyone else. It's my very hard earned money and my lifestyle, whatever it is. बहुत मेहनत से कमाया है, उसकी खुशी फर्क होती है और उसका इत्मीनान भी फर्क होता है, उसका कॉन्फिडेंस भी फर्क होता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंटली उसको स्पेंड करते हुए आप सोचते भी हैं और आपको पता होता है कि आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, किसी का एहसान नहीं ले रहे हैं। हम थोड़ा सा रिच डैडी कल्चर को भी इंडोर्स करते हैं कि मेरी डैडी की तो शॉप है, वो डैडी की शॉप है ना, डैडी की शॉप है, ये बात बिल्कुल जो वो आपकी नहीं है। अब मैंने देखा है यहाँ पे ऐसे होता है कि 30-30 साल के बेटे हो जाते हैं जिनको पेरेंट्स अभी भी सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अगर लीगली 18 इयर्स की अगर एज है, आप 18 में अडल्ट हो जाते हैं तो यू बिहेव लाइक वन ऑल्सो। बिल्कुल ठीक है। अली ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे और कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा था और उम्मीद करती हूँ मैं और हमारी टीम भी और आवाम भी, आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इस ब्राइडल कल्चर वीक में पेश किया तो आगे भी आने वाली जो जितनी जिंदगी है आगे आने वाले जितने इवेंट्स हैं उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अली ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने जाना नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट है और बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से। हम सब जानते हैं कोरोना केसेस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर्दियों में इसकी तादाद कम हुई थी लेकिन जैसे जैसे गर्मी आ रही है कोरोना केसेस में तादाद जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद मौजूद हैं क्योंकि कल ही हमने खबर दी थी कि 6 इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया है और उनमें फैसल टाउन है, DHA फेज 3, 4 और 5 हैं और इलामा इकबाल टाउन के इलाके कुछ शामिल हैं। राव दिलशाद साहब आपकी जानिब आऊंगी, बताएगा इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? एक्चुअल लॉकडाउन लगा भी है? बिल्कुल उदा, चूंकि गुज़िश्ता रोज माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया उसमें 2 इलाके मिसिंग है, मनामा और बेदिया रोड, बाकी वही इलाके हैं जो आपने जिक्र भी कर दिया। लेकिन मज़े का खेस बात यह है कि लॉकडाउन सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ही है और सिर्फ एक तसल्ली देने के लिए ज़रूर ये लॉकडाउन लगाया गया। अलबत्ता जब हम भी इस लॉकडाउन को देखने के किस गली में किस ब्लॉक को लॉकडाउन किया गया है पहुँचे तो बिल्कुल नॉर्मेलिटी जो है वो हमने भी यहाँ पर देखी। नकलो हरकत जो है वो शहरियों की बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन की तरह थी, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। अलबत्ता एक काम ज़रूर हुआ कि साइड पर पड़ा बैरियर जो था वो हमारे यहाँ पहुँचने से वो बैरियर जो है वो सड़क के बाहर जरूर लगा। और नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वहाँ की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन इलाकों में अगर रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ज़रा उनकी भी सूरत हाल बताइए।
बिल्कुल, ये C1 ब्लॉक फैसल टाउन है और इसके ये जो अंदर जो रोड है जिसको ब्लॉक किया गया वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन आसपास में तमाम जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल ओपन है। दफातर जो है वो भी ओपन है और इसके साथ साथ टायर शॉप्स और दीगर जो मार्केट्स की शॉप्स हैं वो भी बंद है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो पॉलिसी है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की वो ये है कि कम से कम अगर किसी गली में 4 पेशेंट्स रिपोर्ट हो तो फिर वहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ के मकीनों से बात भी की, लेकिन राहुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त वो C1 टाउन में मौजूद थे और वही बता रहे थे कि नोटिफिकेशन की हद तक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगा हुआ। पता नहीं हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशन पे ही क्यों गुजारा कर रही है। राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो था आज का प्रोग्राम और आपने अपनी फीडबैक जरूर देनी है, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। आप लोगों ने अपना ख्याल जरूर करना है और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।